जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 12 क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का। ठीक है, चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया रिलेटेड एंड सर्कल। इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इस वीडियो में इसका बेसिक देखने वाले हैं। बेसिक किसका भाई, तो इसको पढ़ने से पहले मतलब अगर आप 12.1 बनाएंगे, है ना, 12.1 दिख रहा है ना आपको, इसको जब आप बनाएंगे तो इससे पहले आपको कुछ चीज़ें जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। वृत्त के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले जानते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बेसिक ही देखेंगे। ठीक है, फिर देखा जाएगा आगे का काम। चलिए, चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें सबसे पहले दो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, मेनली दो टॉपिक ही है। एक अपने पढ़ना है वृत्त से या वृत्त की परिधि, एक पढ़ेंगे वृत्त की परिधि। ठीक है, और एक पढ़ेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल। इसके बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग पहले जानते हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे वृत्त की परिधि होती क्या है। उससे भी पहले हम लोग जानते हैं वृत्त क्या होता है। क्या बोल रहे हैं? वृत्त क्या होता है। ठीक है, क्योंकि वृत्त आपको पता होनी चाहिए क्या होता है भाई वृत्त। देखिए, वृत्त यहाँ पे एक हम बिंदु ले लिए, निश्चित बिंदु। ठीक है, और इस निश्चित बिंदु से क्या किए हम, एक चारों तरफ एक रेखा खींच दिए। इस निश्चित बिंदु से चारों तरफ एक रेखा खींच दिए तो ये क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा। मतलब इसको हम परिभाषा के रूप में कैसे बोलेंगे कि एक निश्चित बिंदु से चारों तरफ खींची गई रेखा वाली आकृति को वृत्त कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, एक निश्चित बिंदु से चारों तरफ खींची गई रेखा से बने आकृति को वृत्त कहते हैं। ठीक है, ये हो गया वृत्त का प्रॉपर डेफिनेशन। ठीक है, एक ये बिंदी हो गया और इसके चारों तरफ हमने एक रेखा खींच दिया तो इससे एक आकृति बना, इसी को हम क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। इसको इंग्लिश में हम लोग सर्किल कहते हैं, सर्कल। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए, अब वृत्त है। अब वृत्त में और भी कुछ चीज़ें होता है, जैसे जानिए आप। यहाँ ये हम एक वृत्त बना दिए। ठीक है, वृत्त में इसको जो कहते हैं, इसको केंद्र बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसको केंद्र बिंदु को प्रॉपर तरीके से ओ से हम लोग निरूपित करते हैं। इसको क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग केंद्र बिंदु कह दिए या इसको केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो हो गया वृत्त में, जो इस तरह की जो चाप होती है ना, इस तरह का एक, अगर हम वृत्त के बीचों बीच, अगर ये जो होता है बेसिकली, अगर देखा जाए, एक किनारे चारों तरफ की लंबाई को हम लोग परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि। ठीक है, और ये जो परिधि है, अगर कोई रेखा वृत्त में, कोई ऐसी रेखा खींची गई है जो परिधि को टच करे, यानी उस रेखा का दोनों छोर जो है परिधि को टच करे, या फिर वृत्त का एक खंड जो वृत्त को खंडों में विभाजित कर दे, उसको हम लोग जीवा कहते हैं। जो वृत्त को, वैसी रेखा वृत्त में, वैसी रेखा जो वृत्त को खंडों में विभाजित कर दे तो उसे जीवा कहते हैं। और यही जीवा अगर केंद्र से होकर पार हो ना, तो इसको हम लोग व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है व्यास। अब ये व्यास जो है कई तरह का होता है भाई। अनंत व्यास हो सकता है। देखिए, इधर से भी पार हुआ, ये व्यास हो गया, इधर से भी पार हुआ, व्यास हो गया, इधर से भी पार हुआ, व्यास हो गया, इधर से भी पार हुआ, व्यास हो गया। अब आपको यहां से एक क्वेश्चन पूछेगा, क्या सभी जीवा, क्या बोल रहे हैं, सभी जीवा व्यास होता है? क्या सभी जीवा व्यास होता है? बिल्कुल नहीं होता है। देखिए, ये जो है, ये तो जीवा है, लेकिन ये व्यास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि व्यास का कंडीशन है भाई, वो जो है केवल और केवल केंद्र की ओर से ही पार होगा। तो सभी जीवा व्यास तो नहीं होता है, लेकिन सभी व्यास जीवा होता है, बिल्कुल होता है। सभी व्यास जीवा होता है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपसे। अब यहाँ पे व्यास हम लोग देख लिए। व्यास को हम लोग बोलते हैं डायमीटर, यानी डी से इसको निरूपित किया जाता है। अब व्यास, ठीक है, ये हमने बनाया एक वृत्त। अब इस वृत्त में जो है एक बना लिया हम ये व्यास। ठीक है, ये व्यास हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। ठीक, व्यास। अब व्यास जो होता है, अगर देखा जाए, त्रिज्या की आधी होती है। अब ये त्रिज्या क्या है, तो वृत्त का जो है आधा व्यास, वृत्त यानी आधा व्यास का आधा भाग जो है, व्यास जो है उसका आधा भाग क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, यानी d बराबर क्या हो जाता है? 2r।
क्योंकि देखिए एक ये आर हो गया, एक इधर आर हो गया, क्योंकि ये पूरे व्यास है, इसका आधा त्रिज्या कहलाता है, त्रिज्या को आर से निरूपित करते हैं। फिर से इधर से आधा त्रिज्या कहलाता है, इसको आर से निरूपित करते हैं। तो आर आर कितना हो गया 2r, यानी डी बराबर होता है 2r। अब इसी को हम जो है यहाँ पे 2 इधर ले आए तो ये आ जाएगा, यानी आर जो होता है वो त्रिज्या सॉरी व्यास की आधी होती है, याद रखिएगा ये, ठीक है। तो व्यास बराबर क्या हो गया अपने पास, व्यास बराबर हो गया त्रिज्या की दुगुनी, त्रिज्या की दोगुनी, ठीक है, त्रिज्या की दुगुनी। समझ में आ गया, ये आपको थोड़ा सा मतलब पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो वृत्त आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया वृत्त। चलिए अब हम लोग देखते हैं वृत्त की परिधि की ओर, समझते हैं इसको, ठीक है। वृत्त की परिधि, वृत्त तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। परिधि, परि मतलब होता है चारों तरफ, जहां भी आपको परि दिख जाए ना वहां समझिए चारों तरफ, ठीक है। धी यानी वृत्त की परिधि मतलब चारों ओर की लंबाई, परिधि का तो मतलब ही समझ लीजिएगा चारों तरफ की या लंबाई, चारों ओर की लंबाई, ठीक है, चारों ओर की लंबाई। वृत्त की परिधि है तो वृत्त के चारों ओर की लंबाई, मतलब ये अगर हम वृत्त बना दिए, ठीक है, तो वृत्त के चारों ओर की लंबाई ही क्या कहलाएगा, वृत्त की परिधि कहलाएगा। समझ में आ गया, वृत्त के चारों ओर की लंबाई जो है उसी को हम क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं या वृत्त का परिमाप कहते हैं। अब बात आता है कि वृत्त की परिधि हम नापते कैसे हैं। इसको तो हम पता है कि भाई छोटा सा है तो फीता यहाँ लगाएंगे और इसको धाए से नाप लेंगे। मान लेते हैं कि इसका जो है माप निकला 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो 5 सेंटीमीटर होगा क्या होगा, वृत्त की परिधि यानी वृत्त का व्यास। समझ में आ गया, इसी सॉरी वृत्त की परिधि हो, यार व्यास कहाँ से आ गया, है ना, वृत्त की परिधि होगा, या फिर इसी को हम लोग परिमाप भी कहते हैं, वृत्त का परिमाप हो जाएगा। समझ में आ गया ना। चलिए अब बात आता है कि इसमें जो है ये केंद्र की ओर से जो गुजरने वाली जीवा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको व्यास कहते हैं कि नहीं, व्यास। अब लेकिन यही जगह पे बड़ा अगर हो, बड़ा अगर दिया गया है, वृत्त इतना बड़ा मान लेते हैं, फील्ड आपको दे दिया गया, बड़ा सा फील्ड दे दिया गया, उसको आपको नापना है तो कैसे नापेंगे, तो इसके लिए एक सूत्र बनाया गया है कि भाई अगर हमको वृत्त का परिधि निकालना है, वृत्त की परिधि अगर हमको ज्ञात करनी है तो एक सूत्र पे हम बैठा देंगे 2πr, इस सूत्र पे बैठा देंगे तो हमको वृत्त की परिधि निकल जाएगा, ठीक है। हमेशा बताइए बड़ा सा फील्ड दे दिया, उसको तो आप फिता से नहीं नाप सकते हैं कि भाई इसका परिमाप बताओ, इसकी लंबाई कितनी है इस फील्ड की, जो कि एक वृत्ताकार है, कैसे निकालिएगा, तो उसके लिए जो है एक सूत्र बना दिया 2πr, ठीक है। अब पता करेंगे ये 2πr आया कहाँ से, कैसे निकाला उसने 2πr, मतलब मैथमेटिशियन ने कैसे निकाल दिया 2πr, भाई कैसे हम घोक लें इसको, तो देखिए अब जानेंगे कैसे, क्या 2πr हम कैसे मान लें वृत्त की परिधि होती है, ठीक है। तो वो अब हम लोग कारण जानते हैं, जरा सा देखिए ध्यान से। क्या होता है कि ये जो वृत्त होता है, वृत्त, ठीक है, वृत्त जो होता है, वृत्त का जो परिधि सॉरी वृत्त का जो ये अपना क्या बोलते हैं भाई, व्यास जो होता है, वृत्त का जो व्यास होता है वो क्या किया, वृत्त के व्यास को उठाया और उठा करके उसको मोड़ दिया, ठीक है, और मोड़ करके जब इसमें बैठा दिया गया ना तो देखा कि भाई ये यहां तक आ गया, ठीक है। फिर इसको उठाया और उठा करके इसको मोड़ करके इसमें बैठा दिया गया, फिर उसको उठाया उठा करके मोड़ करके बैठा दिया गया, तो पता चला यहां तक आया, और कुछ स्थान उसका बच जाता है खाली। आप अगर करिएगा आप प्रॉपरली तो आप व्यास को नाप लीजिए, ठीक है, और अगर आप वृत्त पे बैठा दीजिए, उस पर बैठाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ खाली जगह बच जाएगा 3 गो बैठाने के बाद। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ कि वृत्त का जो परिमाप होता है, यानी वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है, व्यास के तिगुनी से, भाई 1 गुना 2 गुना 3 गुना, यानी 3 बार आया तो तिगुनी से, 3 गुणी से वृत्त की परिधि किसकी 3 गुनी से, तो व्यास की, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं भाई व्यास की 3 गुणी से कितना अधिक होता है, तो ये जो अधिक है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कुछ अधिक होता है, ठीक है। व्यास की 3 गुणी से कुछ अधिक होता है, ठीक है। व्यास की 3 गुणी से, व्यास का 3 गुणा है ना, उससे कुछ अधिक होता है। कितना अधिक होता है, हर वृत्त में, आपको छोटा वृत्त है बड़ा वृत्त है, हर वृत्त में जो है ये जो होता है हमेशा 0.14 अधिक होता है। क्या होता है, 0.14 अधिक होता है, ठीक है। तो बोला है व्यास की 3 गुणी से, तो व्यास हम लोग व्यास को क्या लिखते हैं भाई, व्यास को हम लिखते हैं डी, लिखता है कि नहीं, डी से निरूपित करते हैं व्यास को, देख लीजिए अभी यहाँ बताया आपको, ठीक है। व्यास को क्या लिखते हैं, डी, या फिर डी बराबर हम क्या लिख सकते हैं 2r, वो बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तो व्यास की डी, व्यास को हम डी से, और 3 गुणी से कितना अधिक, तो अधिक होता है 0.14। तो व्यास की 3 गुणी से, बोला है ना 3 गुणी से, व्यास की 3 गुणी से
कितना अधिक, कुछ अधिक है तो प्लस करेंगे, कितना अधिक है 0.14, समझ में आ गया। तो डी हो गया इधर, और डी को हम लोग जो है यहाँ देखिए डी बराबर हम लिख सकते हैं 2r, और ये हो गया 3.14, इसको जोड़िएगा तो 3.14 आ गया, ठीक है। तो 2r हो गया, और 3.14 का जो नाम दिया गया है वो पाई कह दिया, मैथमेटिशियन ने कह दिया भाई इसको पाई कहेंगे हम लोग, क्योंकि पाई का वैल्यू लगभग इतना ही होता है 3.14। ये अलग बात है कि ये चलते रहता है निरंतर, ठीक है। और 22/7 जो है वो क्या है, पाई का वैल्यू ही है। और 22/7 पाई आपको याद रखना है, पाई एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसकी जो दशमलव प्रसार आती है वो क्या आती है, अशांत आती है, इसलिए ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपको। तो इसको वैल्यू क्या दे दिया, पाई का दे दिया। अब कहेंगे पाई क्या है, तो पाई भाई ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक भाषा का शब्द है, वर्ड है, ठीक है, पाई है, समझ में आ गया ना। और आपको पता होगा कि भारतीय मैथ जो है, यानी कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये तो बना तो यहीं पे है, विकास अगर देखा जाए तो, लेकिन इसका ज़्यादा जो वृद्धि हुआ है वो कौन सा लैंग्वेज, इसमें जो ज़्यादातर प्रयोग हुआ है किस लैंग्वेज का, तो इसमें ग्रीक लैंग्वेज का ज़्यादातर प्रयोग हुआ है, ठीक है। इसलिए ये पाई का नाम दे दिया 3.14 को। भाई हम लोग अगर बनाए होते, हम लोग अपनी भाषा का प्रयोग किए होते, तो यहाँ पे पाई की जगह पे कोई और दे देते, पता चलता है यहाँ पे पाई की जगह पे जो है हम मोहन यूज कर रहे हैं, ठीक है। 3.14 को m दे रहे हैं, समझ में आ गया ना। लेकिन ग्रीक लैंग्वेज में ही विकास किया है, तो 3.14 की वैल्यू हम लोग पाई लिखते हैं। अब देखिए इसको व्यवस्थित रूप में लिख दीजिए 2πr, वैसे ये भी सही है, ठीक है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, ये हम लोग प्रूव कर दिए। समझ में आया ना, कैसे मतलब सूत्र कैसे बनाया था वो हम लोग को बता करना था, जो कि हम आपको अच्छी तरह से बता दिए। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप थोड़ा सा जो है पीछे करिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर से समझ लीजिए जरा सा, क्या हो गया, ये हो गया व्यास, व्यास को लिया और उसको जो है वृत्त पर ऐसे ऐसे करके चढ़ा दिया, बैठा दिया। और बैठाने के बाद देखा भाई वो 3 बार बैठ रहा है, लेकिन कुछ जगह बचा रहा है, और वो कुछ जगह हर वृत्त में बचेगा, वो कितना होगा, तो 0.14, ठीक है। तो वो व्यास की 3 गुनी हो रही है, तो व्यास की 3 गुनी से कुछ अधिक है 0.14, तो उसको जोड़ दिए, समझ में आ गया। तो व्यास को डी को हम लिख सकते हैं 2r, और 3 यहाँ पे हो गया 3.14, इसको जोड़ दिए तो 3.14 आया, और इसको 3.14 को पाई कहते हैं, ठीक है। तो 2πr बन गया, यानी वृत्त की परिधि। समझ में आ गया ना, चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखेंगे हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। पहले समझते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है। परिधि समझ में आ गया, मतलब वृत्त के चारों तरफ की लंबाई को ही वृत्त की परिधि कहते हैं, ठीक। वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, वृत्त की क्षेत्रफल बाद में बात करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल देखते हैं, यार देख लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। ये हमने बनाया एक वृत्त, ठीक है। इस वृत्त में क्षेत्रफल, इसका मतलब अगर मान लेते हैं इस वृत्त का क्षेत्रफल दिया है हमारे पास 400 दिया है, ठीक है। कितना दिया है, 400 मीटर स्क्वायर। इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या दिया है, 400 मीटर स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है क्षेत्रफल का ऐसा मात्रा क्या होता है, स्क्वायर होता है ना, मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है भाई, और हम लोग स्क्वायर में ही लिखते हैं, क्षेत्रफल को जो लिखते हैं स्क्वायर में ही लिखते हैं, पता होगा आपको, है ना। थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा यार, पता मीटर स्क्वायर होता है क्या होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग, समझना मेरे लिए यहाँ पे क्या है कि क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए ध्यान से समझिए, अगर इस वृत्त का क्षेत्रफल हमको दे दिया है 400 मीटर स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि इसमें, इस वृत्त में जो स्क्वायर बन रहा है, इस वृत्त में जो स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर मतलब वर्ग जो बन रहा है, स्क्वायर यानी वर्ग जो बन रहा है 1/a का कितना बन रहा है, 400 वर्ग बन रहा है। समझ में आ रहा है, 400 यानी कि 1 मीटर का, 1 मीटर स्क्वायर का जो वर्ग बन रहा है वो 400 वर्ग बन रहा है इसमें। समझ में आ रहा है कुछ क्या, मतलब ये हम अगर वर्ग बनाए, इस वर्ग का जो लंबाई है वो 1 है, इस वर्ग का लंबाई चौड़ाई भी 1 है, यानी 1 मीटर 1 मीटर 1/1 मीटर का जो वर्ग बन रहा है, इसमें जो स्क्वायर बन रहा है वो 400 स्क्वायर बन रहा है इस वृत्त में। इसका मतलब ये होता है क्षेत्रफल का मतलब। आप कहेंगे ये तो वृत्त का हुआ, अच्छा आयत में भी ऐसा होता है क्या, बिल्कुल होता है आयत में भी। आयत में भी अगर हम बोल दिए इसका जो स्क्वायर है, यानी इसका जो क्षेत्रफल है वो मान लीजिए अपने पास जो है 1600 दिया है, 1600 किलोमीटर स्क्वायर है, इसका क्षेत्रफल कितना है 1600 किलोमीटर स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि इसमें जो स्क्वायर बन रहा है 1/, यानी किसी अगर मान लेते हैं ये स्क्वायर है, ठीक, इसका 1 किलोमीटर 1 टू का दाम, मतलब 1 टू का लंबाई 1 किलोमीटर है, ठीक है, और 1 किलोमीटर चौड़ाई का भी है। तो ये जो 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई का जो वर्ग होगा वो इसमें 1600 वर्ग बनेगा, तभी जाकर के इसका 1600 किलोमीटर स्क्वायर निकला है, तभी जाकर के इसका 1600 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकला है। समझ में आया ना,
एक और उदाहरण लेते हैं। चलिए, ये मान लेते हैं अपने पास त्रिभुज है, ठीक। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लेते हैं अपने पास दे रखा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है कि, चलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दे रखा है? 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि इस वर्ग में सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 1/1 का, 1/1 का मतलब क्या कि 1 सेंटीमीटर लंबाई भी होगा, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई भी होगा। वैसे पता भी है कि वर्ग की भुजा समान होती है सभी, चारों भुजा, ठीक है। तो 1/1 का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा, यानी 1 सेंटीमीटर वर्ग वाला, 1 सेंटीमीटर वर्ग का स्क्वायर जो होगा, समझ रहे हैं, मतलब ये जो वर्ग है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर वाला वर्ग क्या बोलते हैं, 1 सेंटीमीटर वाला वर्ग, इसमें 3600 वर्ग बनेगा। 1 सेंटीमीटर वाला वर्ग अगर इसमें फेंक दिया जाए तो इसमें एक 3600 वर्ग बनेगा इसमें। आप कहेंगे कैसे? इसको छोटा सा, छोटा एकदम पूरा ग्राफ के नीचे इसको एकदम रखना पड़ेगा, ठीक है, और ग्राफ में जा करके इसको गिनना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? तो ये तरीका होता है इसको निकालने का, ये होता है क्षेत्रफल का मतलब, ठीक है। अब बात करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है पाई आर स्क्वायर, कि वृत्त में, उस वृत्त में कितना क्षेत्रफल आएगा, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इसके लिए सूत्र है पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं ये पाई आर स्क्वायर आया कहाँ से, ये सूत्र जो हम लोग रटते आए हैं ये कहाँ से आया, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर। समझते ये पाई आर स्क्वायर आया कहाँ से, ठीक है। सबसे पहले आप एक वृत्त बना लीजिए इस तरह से, ठीक है, ये हम वृत्त बना लिए, और इस वृत्त में एक केंद्र दिए। अब केंद्र देने के बाद इसमें केंद्र की ओर से पार करिए व्यास, यानी ये बन जाएगा हमारा, सॉरी जीवा पार करिए तो ये बन गया क्या? व्यास, ठीक है। बहुत सारा आप पार कर लीजिए इस तरह से, ये व्यास आप बना लीजिए बहुत सारा। तो ये हम बना लिए व्यास, ठीक है, ये बन गया, ये बन गया। ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, आप उसको पढ़िएगा ज़रूर भूमिका को, तो आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको कर लेना है। अब क्या करिएगा, ये जो है आपको ये पता है कि ये वृत्त का क्या है, ये बताइए जल्दी, ये वृत्त का क्या है? वृत्त का क्या है ये? आप कहेंगे वृत्त का ये तो परिधि है। क्या है ये? वृत्त का परिधि है। तो वृत्त की परिधि अभी हम लोग क्या पढ़े? 2πr, मतलब वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2πr, होता है कि नहीं? अगर हम इसको, ये जो वृत्त की परिधि है जो कि 2πr है, इस डंडे को खोल करके अगर हम इस तरह से रख लें, आप कहेंगे कैसे इसको खोल देंगे इस डंडे को? तो देखिए, मान लेते हैं हमारे पास एक इस तरह का डंडा है, ठीक है, इस तरह का कोई एक लोहा का टुकड़ा है, ठीक है, जो फिर एक तार है। इस तार की लंबाई मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको अगर हम काट करके, इसको खोल करके इस तरह से बिछा दें तो ये भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा, होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा भाई। ये उसी तरह से ये जो है एक गोल है, ठीक, और इसका जो लंबाई है वो 2πr है, हमको पता नहीं है इसकी लंबाई क्या है, 2πr, ठीक है, मतलब परिमाप है तो 2πr होगा ही, तो इसकी लंबाई है 2πr, इसकी परिधि है 2πr। तो इस 2πr को, यानी इस परिधि को, इसको, इस तार को हम काट लिए और यहाँ पे बिछा दिए, ठीक है। तो इसकी भी जो लंबाई हो जाएगी क्या हो जाएगी? 2πr। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको भी हम लोग काटेंगे, यानी ये जो अब बचा, अब ये चक्री खाली बच गया, अब इस चक्री को भी यहाँ से उठाएंगे। मान लेते हैं इसको हम उठाए, इसको उठा करके यहाँ पे हम उसको पुश कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे ला दिए इसको। फिर उसके बाद बगल वाला इसको उठाएंगे तो ये आकर के इस तरह से कांटा जैसा बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? फिर इसको उठाएंगे, ये आकर के इस तरह से बन जाएगा, फिर इसको उठाएंगे हम लोग, तो इस तरह से मतलब बनते जाएगा निरंतर, ये आपका इस तरह से करके आपका बनता जाएगा, ऐसे ही बनेगा, यही बनेगा ना, ये बन गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से बनने के बाद, यानी पूरे हम क्या कर दिए, इसको खोल करके यहाँ पे रख दिए, तो इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी अगर देखा जाए, ये क्या है अपने पास? अच्छा बताइए, ये जो है, ये जो देखा जाए इधर, ये क्या है? आप कहेंगे ये तो त्रिज्या है भाई। अरे है कि नहीं? आधा जो हम बोल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से केंद्र से इधर तक का जो क्या हो गया, ये त्रिज्या है, यानी कि ये जो हो गया ये त्रिज्या है। समझ रहे हैं? ये क्या है? त्रिज्या है। अब देखिए, इसको उठा करके आधा में से, कोई यहाँ शेप वगैरह नहीं बन रहा है, ये ऐसे का ऐसे ही है। अब इसको उठा करके आधा में से उठा करके, ठीक है, डायरेक्ट इसको इस पर लदा दीजिए। जब इसको इस पर लदाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से। अब इसी में हम कर दिए, दूसरे जगह पे इसको करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं इसको, ये हो गया, ठीक, और ये हो गया अपने पास। चलिए, अब जो है हम इसी पे जो है इसको उठा करके इसी पे रख दिए, ठीक है। अब इसको उठा करके इसी पे रख दिए, अब बताइए क्या होगा? ये पूरे की जो लंबाई है,
ये पूरे की लंबाई जो थी वो कितनी थी भाई, पूरे की लंबाई कितनी थी, आप कहेंगे 2 पाई आर था पूरे की लंबाई। तो पूरे की लंबाई 2 पाई आर था, इसको आधा को उठाए हम और इस पे रख दिए तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2 पाई आर था पहले, अब हो जाएगा कितना, पाई आर हो जाएगा, कितना होगा, पाई आर, है ना। और ये जो है ये एक त्रिज्या है, नहीं है क्या, ये एक त्रिज्या है, तो त्रिज्या हम लोग आर से निरूपित करते हैं। और ये हो गया पाई आर, क्योंकि इसका आधा इधर था तो ये भी हो गया पाई आर हो जाएगा इधर भी, और इधर भी हो गया पाई आर, तो पाई आर मिलेगा तभी तो 2 पाई आर था पूरे, तो पूरे था 2 पाई आर, आधा हुआ पाई आर, है ना, आधा हो गया पाई आर इसकी लंबाई। और इधर जो है ये एक त्रिज्या है कि नहीं, ये त्रिज्या नहीं है भाई, देखिए यहाँ से इधर ये क्या है, त्रिज्या ही तो है, ये पूरे त्रिज्या है, तो त्रिज्या इधर हो गया आर, समझ में आया। अब अगर देखें ये किस शेप का बन रहा है, आप कहेंगे आयत बन रहा है, क्या बन रहा है, आयत। अब बताइए यहाँ पे आयत बना, ये आयत कैसे बना भाई, तो वृत्त को ही खोले हैं हम, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा, यानी आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा, समझ रहे क्या बोल रहे हैं, कि आयत का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो वृत्त के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो वही यहाँ पे लिखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि हम इसको जो है आयत के रूप में बना दिए। देखिए आयत का क्षेत्रफल आपको पता होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई देखिए इसकी है पाई आर और चौड़ाई देखिए आर, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकला पाई आर स्क्वायर, जो कि हम लोग प्रूव कर लिए। समझ में आ गया ना, आया समझ में इतना तक, चलिए बस इतना ही हम लोग कवर करने वाले थे इसमें, ठीक। अब हम लोग एक और वीडियो लाएंगे जिसमें कि हम लोग वृत्तों से संबंधित चैप्टर का, ये चैप्टर का जो है 12.1 पूरा एक वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है, पूरे एक वीडियो में, यानी कि आपका 2-3 वीडियो आएगा जिसमें पूरा चैप्टर समाप्त करने का प्रयास करेंगे। हालांकि 12.2 तो कुछ है क्वेश्चन इसमें थोड़ा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।